नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा को सकारात्मक दिशा में ले जाना उनके लिए संतोष का विषय है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। लखनऊ में सतीश महाना ने अपने 3 साल के कार्यकाल के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सतीश महाना 29 मार्च 2022 को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे और वो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी चीज सकारात्मक क्षेत्र में जाती है तो अच्छा लगता है। तो कोई भी चीज इस समय पॉजिटिव रोड में जाती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, अच्छा इंस्टीट्यूशन के हित में लगता है। विगत 3 वर्षों में केवल मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि इट इज नॉट ओनली द ग्रैंडियर ऑफ द बिल्डिंग की बिल्डिंग अच्छी है, तो उस बिल्डिंग के उस शरीर की आत्मा को भी हमने अच्छा करने का प्रयास किया। 3 साल में 2 बार एडजर्नमेंट हुआ। उसके बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मैंने कहा था 3-2.5 साल में 1 बार हुआ, लेकिन एक बार फिर हो गया। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिनेरियो। कोई ऐसा अपराध नहीं है, होता है, लेकिन कम होने का भाव, कभी ये बात बताने का भाव ये रहता है कि विधानसभा में अब सबकी रुचि है। जब सबकी रुचि होती है तभी विधानसभा चलेगी, अगर रुचि नहीं होगी तो विधानसभा नहीं चलेगी। विधानसभा सिर्फ अध्यक्ष के मर्जी से, उसके कहने से ही नहीं चलेगी, जब तक वहां पर सदस्य, विशेष रूप से हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य, जो उनका अपना एजेंडा है, अपनी नीतियां हैं, सरकार के अपने इश्यूज होते हैं, तो जिस समय सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। अभी का जो विधानसभा सत्र हुआ, अगर मुझे सरकार को भी, सरकार के माननीय मंत्री जी को भी अगर कहना पड़ा कि आपको तैयारी करके प्रश्न के उत्तर लेके आना चाहिए और सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है प्रश्नों को उत्तर देने, तो मैंने वो भी कहा। इट वॉज नॉट ओनली वन साइड। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अगर तैयारी उनका मेरे विभाग का नहीं, तो मैंने कहा वो खड़ा नहीं होना चाहिए, जिस विभाग का था उसको देना चाहिए, और आप खड़े हुए तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी, आपको उसका जवाब देना चाहिए। कहने का भाव ये है कि अगर सरकार की तरफ से भी किसी भी प्रकार की मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे सुझाव देने की या कहने की आवश्यकता, तो वहां भी दिया, और प्रतिपक्ष की तरफ से अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको भी मैंने। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया है। विधानसभा ने विगत 3 वर्षों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। यूपी की विधानसभा 3 वर्षों में केवल 2 बार एडजर्न हुई। अब यूपी के एमएलएस अपने प्रतिभा के नाते से, अपने कमिटमेंट के नाते से, अपने डेडिकेशन के नाते से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए और प्रदेश के उत्थान के लिए चर्चा करते हैं। विपक्ष के विधायक स्वाभाविक रूप से सरकार की आलोचना करते हैं और सकारात्मक आलोचना करना उनकी जिम्मेवारी है। सरकार भी अपने द्वारा किए गए काम को जनता के बीच में लाने का प्रयास करती है। तो अब एक स्वस्थ डिबेट, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से विधानसभा चलती है। और दूसरी बात यह है कि विधानसभा में जो परफॉर्म करते हैं माननीय सदस्य, उनकी एक पहचान प्रदेश और देश में बनी है। उनकी पहचान इस नाते से बनी है क्योंकि उनके जो भाषण होते हैं, जो उसमें कंटेंट होता है, बहुत सारे जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, जो विभिन्न वर्गों से आते हैं। एक एयरफोर्स के बहुत वरिष्ठ अधिकारी के परिवार के साथ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि वी कुड नॉट बिलीव दैट वी आर सिटिंग इन उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो जो लोग विश्वास नहीं करते थे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को एक पॉजिटिव नोट के अंतर्गत मिलता है। और एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के बीच में एक जो डिस्कनेक्ट था लेजिस्लेशन का और आम पब्लिक का, उस डिस्कनेक्शन खत्म हुआ। लोग अब विधानसभा के बारे में जानते हैं कि विधानसभा क्या है, विधायिका क्या करती है, विधायकों की परफॉर्मेंस कैसे होती है। मेरा यही लक्ष्य था, मेरा यही उद्देश्य था कि जो एक नेगेटिव परसेप्शंस एमएलएस के बारे में बना हुआ है वो भी चेंज हो। आज जिस प्रकार से विभिन्न विधाओं के माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हों, चाहे गवर्नमेंट से रिटायर सर्विसेज के लोग हों, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे एग्रीकल्चर, विभिन्न विधाओं के लोग, अब उनकी पहचान बनी है। लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर बैठे हुए लोग विद्वान हैं और जनता के हित के लिए बात करते हैं। तो जनता के बीच में ये जो परसेप्शन विगत 3 वर्षों के अंतर्गत चेंज हुआ है, मैं इसको 3 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। सतीश महाना के 3 साल के कार्यकाल ने विधानसभा को एक नई दिशा दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर लखनऊ से है, जहां ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और लाइन लॉस रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कई राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया है। रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के योजना भवन में मंत्रियों के समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बतौर कन्वीनर हिस्सा लिया। बैठक में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार, लाइन लॉस रोकथाम और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ऐसे तो आज तीसरी बैठक है। आज जो इस क्षेत्र बिजली क्षेत्र में जो कुछ डिस्कॉम लॉस में जा रहा है और कम से कम 7.5 लाख करोड़ रुपए का लॉसेस अब तक का एक अमाउंट है। ये लॉस कैसे कम करे, इसलिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। समिति का चेयरमैन मैं हूँ और हमारे कन्वीनर है यूपी के बीज मंत्री। और ऐसे जो 6 स्टेट है जहाँ लॉसेस ज्यादा है, उन सभी के मिनिस्टर इस कमेटी के मेंबर है। ये हमारी तीसरी मीटिंग है, आज यहाँ हो रही है। पहली मीटिंग हमने दिल्ली से ले ली, दूसरी मीटिंग हमने महाराष्ट्र में की, तीसरी मीटिंग ये है, चौथा मीटिंग हम आंध्रा में करेंगे, 5वां मध्य प्रदेश में करेंगे। इस तरह से इस विषय पर जो किस तरह से हम वो लॉस कम कर पाएंगे, 24 घंटा बिजली जो लोगों को कैसे दे पाएंगे, इंडस्ट्री को कैसे दे पाएंगे और लॉस से उनको उभराने के लिए जो कुछ प्रयास है, ये प्रयास इस मीटिंग में चर्चा होती है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली की लागत को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर 1% लाइन लॉस से डिस्कॉम को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। भारत सरकार के विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक जी की अध्यक्षता में और मैं उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री के कन्वीनरशिप में 6 राज्यों के विद्युत मंत्रियों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, जिनकी ये तीसरी बैठक थी। मुख्य रूप से विद्युत वितरण के क्षेत्र में हमारे जो डिस्कॉम हैं, विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनको कैसे वायबल बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, इसकी विशेष रूप से चर्चा। और लोगों को कैसे गुणवत्ता युक्त बिजली दी जाए, कैसे हम रिफॉर्म्स करें, उसमें कैसे और अच्छा करें, उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रहा है। उसकी ये तीसरी बैठक थी। मैं यहाँ आने वाले सभी माननीय मंत्रीगण का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इस ग्रुप में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, गहन चर्चाएं हुई हैं और मैं आशा रखता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विद्युत मंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार इस ग्रुप के रिपोर्ट से भारत जो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, वो और भी सबल और सुदृढ़ बनेगा और विद्युत के संकट से पूरा देश हमेशा हमेशा के लिए निकलेगा। यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में व्यापक और ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं। हमने लाइन लॉस को कम करने, बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लखनऊ में हुई इस बैठक ने बिजली क्षेत्र में सुधार की नई उम्मीदें जगाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अयोध्या में सहकारी बैंक अंबेडकर नगर की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। ये समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस बैठक में सहकारी बैंक की प्रगति, भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अयोध्या में जिला सहकारी बैंक अंबेडकर नगर की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। इस समारोह में सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने की। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने बैंक की प्रगति की सराहना की और सहकारी क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान JPS राठौड़ ने कहा कि सहकारी बैंकों को जल्द ही इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि डबल इंजन सरकार के तहत सहकारी समितियों को पुनर्जन्म करने का काम तेजी से चल रहा है।
पिछले कुछ सालों में 6000 से ज्यादा बंद सहकारी समितियों को बहाल किया गया है, जिससे किसानों को उर्वरक, कृषि यंत्र और ऋण जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं। यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी अयोध्या जिला सहकारी बैंक में, उन दिक्कतों को दूर करते हुए अब बैंक काफी व्यवस्थित हो गया है और बैंक इस वर्ष प्रॉफिट में भी रहेगा और हम सभी कृषकों को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है इस बैंक को उठाने में। बैठक में जिला सहकारी बैंक की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बैंक की सभी शाखाओं के लाभ में होने की बात सामने आई। इसके अलावा किसानों को सस्ती दरों पर ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अयोध्या के कई गणमान्य लोग और सहकारिता समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अयोध्या में सहकारी बैंक अम्बेडकर नगर की ये बैठक सहकारिता क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाने वाली रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल में नगर परिषद ने एक अहम फैसला लेते हुए सनातन बजट को मंजूरी दी है। इस बजट में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में देखिए। संभल नगर परिषद की एक विशेष बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सनातन बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट में संभल के 68 देव तीर्थों और 19 कूपों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर जोर दिया गया है। शहर के तीनों कोनों पर स्थित प्रमुख शिव मंदिरों सहित अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है। विरासत के प्रति आस्था को लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो भी गौरवशाली इतिहास है और हमारे राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है, और हम अपने गौरवशाली इतिहास और अतीत को वर्तमान के साथ वर्तमान पीढ़ी को बताने के लिए जो भी ऐसे हमारे तीर्थ, हमारे कूप, उन सबके जीर्णोद्धार की भी इस हमारे बोर्ड की बैठक और बजट की बैठक में सब समाहित है। हम कूपों के जीर्णोद्धार और शहर के जितने भी हमारे प्राचीन जो 68 तीर्थ हैं और हमारे जो 19 कूप हैं, उनको लेके भी इस बजट में हम प्रस्तावित है। क्योंकि हम जो प्रस्ताव बंधन योजना के तहत भेजे हैं वो भी हमारे बजट का ही हिस्सा है जो हमें शासन से प्राप्त होगा। कूप के जीर्णोद्धार और कुएं के जीर्णोद्धार के लिए भी जो हमारी आस्था और विरासत से जुड़ा हुआ मामला है, उसके लिए भी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी हमें लगभग 60 लाख रुपया भी प्रदान किया गया और इस बोर्ड की बैठक में, बजट की बैठक में भी ये सब चीजें समाहित हैं। वहीं संभल में कुछ जगहों पर चौकी बनाए जाने को लेकर कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस बजट में चौकी बनाने का प्रस्ताव शामिल है। निश्चित उसमें जो भी हमारे चौकी का निर्माण हुआ है और वो चौकी का जो हमने अनापत्ति भी दिया है और चौकियों का निर्माण हुआ है, वहाँ जनहित को देखते हुए चूँकि जनता का आवागमन होगा, जनता और फरियादी वहाँ पहुँचेंगे, तो उसके लिए उस संपर्क मार्ग को ठीक करना है। वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ की लाइटिंग अच्छी हो, तो उस चौकी के आसपास जो भी अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सेवाएं हमें उपलब्ध करानी है जनहित के दृष्टिगत, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी इसमें। निश्चित ही पलपुर में भी राज सती चौकी के लिए हमने एनओसी दिया था, वो भी है इसमें। दीपासराय के लिए भी जो हमारी चौकी है उसके लिए भी एनओसी थी। अर्जुमंदपुर खेड़ा में भी जो हमारा है उसके लिए भी हमारी चौकी का था, इस बोर्ड की बैठक में था, उसके लिए एनओसी थी। संभल में सनातन बजट की मंजूरी से धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस बजट से चौकी निर्माण और सौंदर्यीकरण भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गुजरात के वडनगर में एक ऐतिहासिक खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। यहां खुदाई के दौरान 1200 साल पुराना एक कंकाल योग मुद्रा में मिला है, जो इस स्थल को प्राचीन बौद्ध अध्ययन और योग केंद्र होने का संकेत देता है। देखिए आप भी। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर में हाल ही में हुई खुदाई के दौरान एक नर कंकाल मिला जो योग मुद्रा में बैठा हुआ था। ये कंकाल करीब 1200 साल पुराना बताया जा रहा है। लखनऊ के बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान में डॉक्टर नीरज राय के नेतृत्व में इस कंकाल की डीएनए जांच की जा रही है। प्रारंभिक शोध से पता चला है कि वडनगर पिछली कई सदियों से लगातार बसा हुआ है और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र रहा है।
वडनगर आर्कियोलॉजिकल साइट है जो काफी पुरानी साइट है। 3000 सालों से वो जो है, जो शहर है वडनगर, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जहाँ पे कि लोग कॉन्टिन्यूअस वहां पे रहते आ रहे हैं और एक इकलौता शहर है पूरे इंडिया में जो कभी भी विस्थापित नहीं हुआ। वहां के लोग जो है हमेशा वहां पे रहते आए हैं। तो वहां पे खुदाई के दौरान हमें एक समाधि लिए हुए एक अस्थि मिली, पूरी की पूरी पूर्ण अस्थि थी और इसमें हम लोगों ने जो है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी, ये बताया, उससे कंफर्म हुआ कि कोई एक प्रीस्टी स्टेटस का इंसान जिसको कि वहां पे समाधि वाले पोज में उनको जो है बरी किया गया है। तो उसका काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी और समाधि लेना एक भारत में एक परंपरा थी जो आज से नहीं, पिछले 3000 सालों से चलती आ रही है। और हमें जो हड्डियां मिली काफी अच्छी कंडीशन में थी। हमने उनका डीएनए आइसोलेशन किया और फिर उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की और फिर वहाँ पूरे इंडिया के लोगों से मैच भी कराया, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मैच कराया और फिर ये हमें जानकारी हासिल मिली कि जो है, जो मैचिंग है वो गुजरात के लोगों से ज्यादा मैच कर रही है और जबकि और जो हड्डियां मिली हैं और स्थानों से, वो उनकी जो है मैचिंग गुजरात से नहीं हो रही है, कुछ और स्टेट से हो रही है। पर जो समाधि लेने की जो प्रक्रिया थी और जो एक प्रैक्टिस था, वो गुजरात में काफी कॉमन था। खुदाई में बौद्ध विहार से जुड़े अवशेष भी मिले, जिनमें 2 कमरे और 4 दीवारें शामिल हैं। दीवारें 1 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची हैं, जो उस समय की मजबूत संरचना को दर्शाती है। डीएनए जांच से ये भी सामने आया है कि वडनगर में भारत के विभिन्न राज्यों और सेंट्रल एशिया से लोग आते जाते थे। डॉक्टर नीरज राय के अनुसार कंकाल के दांत और कान की हड्डी से डीएनए सैंपल लिया गया है और अगले महीने विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, तो हम लोग उस पे हम जो है बिल्कुल अनबायस्ड होकर काम करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, तो हमने जो है काफ़ी मेहनत से इस पे काम किया और डीएनए की पूरी प्रोफाइलिंग हो चुकी है। पब्लिकेशन में जल्दी इस पे आ जाएगा फुल रिपोर्ट। बट अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये गुजरात के लोगों से मैच कर रही है। जो गुजराती लोग होते हैं उसमें गुजराती बनिया भी आएंगे, गुजराती उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, गुजराती छत्री भी हैं, उनके लोगों से ज्यादा मैच कर रही है। फर्दर डिटेल जो है हम अपने जो पूरा रिपोर्ट होगा उसमें पब्लिश करेंगे, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से ज्यादा क्लोज है। लेकिन जो समाधि का जो प्रक्रिया था वो गुजरातियों में काफी कॉमन था, क्योंकि हमें एक साइट के एक्सकवेशन में मिल रही है, तो हम अगर और भी एक्सकवेशन करेंगे तो हमें और भी जगहों में मिलेगा। इसके पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है, इंडिया में जो है रिपोर्ट हो चुका है भारतवर्ष में कि समाधि मुद्रा में लोग जो है बरी किए जाते थे। ठीक है, इससे पहले भी कभी रिसर्च के टाइम पे कोई इस तरह के समाधि पोजीशन में कोई और जी हाँ, एक साइट है बालाथल राजस्थान में, जहाँ पे 3000 साल पहले मिला है समाधि। इसी मुद्रा में जो है समाधि लिए हुए जो है एक बरियल किया गया था। 3000 साल हाँ, 3000 साल पुराना स्केलेटन है। तो समाधि की प्रक्रिया एटलीस्ट कम से कम 3000 साल पुराना है हिंदुस्तान में, और भी पीछे जा सकता है, और भी हम खुदाई करेंगे तो और भी हमें इस तरह के सैंपल मिल सकते हैं। इस खोज से यह साफ होता है कि वडनगर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और योग साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। यह खोज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत और गहराई को समझने में मदद करेगी। वडनगर की यह खोज इतिहास के पन्नों को फिर से खोलने का काम कर रही है। यह साइट भविष्य में और भी रहस्य उजागर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित एयरफोर्स स्टेशन हिंडन से आज एक बड़ी राहत कार्रवाई की शुरुआत हुई है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने म्यांमार के लिए करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जहां हाल ही में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस मिशन को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया है। म्यांमार में 144 लोगों की मौत हुई, जबकि थाईलैंड की राजधानी में एक निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग ढहने से 10 लोगों की जान गई। इस आपदा के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। एएफएस हिंडन से आईएएफ का C-130J विमान म्यांमार के युंगान हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। इस विमान में 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये राहत सामग्री म्यांमार के युंगान में स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम भी इस उड़ान के साथ गई है। साथ ही भारत हर स्थिति पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर और मदद भेजी जाएगी। हिंडन से 2 और IAF विमानों को राहत सामग्री के साथ जल्द ही रवाना करने की तैयारी चल रही है। ये पहल भारत की उस परंपरा को दर्शाती है जिसमें वह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। भारत के कदम म्यांमार के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत यह मदद भारत और म्यांमार के बीच दोस्ती और एकजुटता का प्रतीक है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के पास 14 साल की एक मासूम लड़की के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जहां मासूम बच्ची अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के पास 14 साल की एक मासूम लड़की के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पूर्णागिरी मेले से अपने परिवार के साथ लौट रही 7वीं कक्षा की इस बच्ची की हालत बेहद गंभीर है और वे बरेली के एक निजी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खतरनाक घटना हुई है और मैं तुरंत ही तत्काल वहां से चल के अभी आई हूँ बरेली, और बरेली आके बरेली सिटी रेलवे स्टेशन मौके पे मुआयना किया। मुआयने में आपके यहाँ के मनोज पांडे जी हैं RPF के, इन्होंने बताया कि मैं टहल रहा था, टहलने के एक चौराहे से एक लड़की लड़खड़ाती हुई आ रही थी, उसके साथ कोई 2 लड़के भी थे। जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो लड़के कहीं पास के ही चौराहे के मतलब कुछ खाने पीने आए होंगे, तो उस लड़की ने उससे मदद मांगी। वो लड़के उसको मदद देने के आए। उन लड़कों को भी नहीं पता इस लड़की के साथ क्या घटना हुई। उन्हें लगा हो सकता है ये कहीं भूल गई या रास्ता भटक गई है। तो मनोज जी ने क्या करा, मनोज जी ने आके उस बच्ची को RPF थाने ले आए और उससे पूरी स्थिति जाई। जो घबराने की पोजीशन में थी वो पूरी स्थिति नहीं बता पा रही। फिर उन्हें पानी उनी पिलाया। उस बच्ची से पूछी क्या हुआ, बोले मैं टनकपुर से वापसी आ रही थी और टनकपुर बॉम्बे ट्रेन थी, उसमें हमारे पेरेंट्स बैठे हुए थे। वो रिजर्वेशन वाली में बैठ गए। लोगों ने कहा ये रिजर्वेशन है, टिकट तुम्हारा जनरल का, आपका चालान हो जाए। परिवार के लोग उनके सिटी रेलवे स्टेशन उतर गए। वो बच्ची और 6 साल का बच्चा उस डिब्बे में रह गया, वो उतर नहीं पाया। उसे घबराहट में रेलवे स्टेशन से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे वो बच्ची हल्की ट्रेन हुई, ऑर्डर पे कूद गई। कूदने के बाद में अब उसके साथ जो हादसा हुआ वो आप सभी लोगों को पता। ये घटना गुरुवार देर रात की है, जब एटा जिले का एक परिवार उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पूर्णागिरी के दर्शन कर ट्रेन से वापस लौट रहा था। परिवार में 14 साल की एक बेटी भी थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। एटा जिले का एक परिवार उत्तराखंड से वापस लौट रहा था। 14 साल की एक छोटी बच्ची साथ में थी। ट्रेन देर रात बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकी। पिता खाने पीने का सामान लेने स्टेशन पर उतरा। ट्रेन चलने पर वह गलती से दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। बेटी ने देखा कि पिता डिब्बे में नहीं है। बच्ची घबराकर ट्रेन से उतर गई। स्टेशन पर मौजूद दरिंदों ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की तीखी आलोचना हो रही है कि GRP और RPF ने न केवल अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती बल्कि घटना को छुपाने की भी कोशिश की। यह घटना एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।